हाँ तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज क्लास 11th। आपका BST बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज होती क्या है? ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस की मतलब कि बिजनेस को हेल्प करने में, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और ट्रेड सर्विसेज, जैसे एयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे बात करेंगे नेचर क्या होता है बिजनेस सर्विसेज का। सबसे पहले होती है इंटेंजिबिलिटी। Service cannot be seen, touch or smell. They can only be felt. Benefits can be enjoyed, such as receiving treatment from a doctor. तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि दिखती नहीं सर्विस, मतलब कि या तो उसको स्मेल कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं बस। इनकन्सिस्टेंसी, सर्विसेज आर वेरी बेस्ड ऑन द individual customer demands and the expectations. For example, experience at the mobile service provider or a beauty parlor different person to person. मतलब कि जो सर्विस दे रही है ना, वो इनकन्सिस्टेंट रहती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, सर्विस मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करता है ना, जो मोबाइल वगैरह सही करता है, तो वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो गया, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो सारा साल भर बैठ के वो जो भी उसके पास कस्टमर आएंगे बस वो एक ही स्पीकर ही सही करेगा। ऑफकोर्स उसके पास और भी टाइप के कस्टमर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे। और जैसे ब्यूटी पार्लर, इस एग्जांपल तो मैं नहीं दे सकता, मैं एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ है सर्विस में। और इनसेपरेबिलिटी, सर्विस आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली फॉर द इंटेंसेस। An ATM may replace a clerk, but customer can be repeated to use at a service. मतलब कि जो सर्विस होती है ना, इसको मतलब कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये पहले ऐसा होता था कि पहले क्लर्क रखते थे कि जो बस सुबह 9 बजे खुलता था और रात के 8 बजे बंद हो जाता था। क्लर्क यानी कि वही ATM के जैसे काम करता था। पर फिर उसके बाद हुआ कि ATM सर्विसेज आ गई, जिसके कारण जो क्लर्क की नौकरी होती थी उस टाइम पे वो चली गई और क्लर्क रोड पे आ गया। जस्ट किडिंग गाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्वेंट्री लॉस, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर और प्रोड्यूस इन द एडवांस फॉर द फ्यूचर यूज। फॉर एग्जाम्पल, अनयूज होटल रूम्स और हैंड लाइन सीन ड्यूरिंग लो डिमांड कैन नॉट बी सेव्ड फॉर द हाई डिमांड पीरियड्स। जैसे इन्वेंट्री, उसको कभी अपन रख नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि आपकी मोबाइल जैसी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरी टीचिंग स्किल को चलो भाई मैं आज इसको रख देता हूँ, अभी निकाल के रख देता हूँ और मैं इसको कल मैं वापस ला के इसको यूज़ करूँगा। ऑफकोर्स ऐसे नहीं है ना, ये हैंड टू हैंड, वॉइस टू वॉइस, फेस टू फेस निकल ही जा रही है। इन्वेंट्री इन्वॉल्वमेंट, कंज्यूमर जैसे कस्टमर पार्टिसिपेशन एसेंशियल इन द बिजनेस डिलीवरी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स कैन ऑफन कस्टमाइज सर्विसेज टू देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब कि बहुत कस्टमर और कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कोई भी एक्टिविटी में। जैसे कि कस्टमर चाहेगा उसको क्या सेल करना है और कंज्यूमर चाहेगा कि उसको क्या बाय करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले आता है सोशल सर्विसेज, वॉलंटरी प्रोवाइड सर्विस टू अचीव अ सर्टेन गोल्स, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और NGOs। ये बस सोशल सर्विसेज जो बस समाज की भलाई के लिए होती है मेनली। जैसे कि कहीं पे लंगर लग गया, कहीं पे भंडारा हो गया, कहीं पे कोई NGO ने कोई पेन गिफ्ट कर दिए, किसी NGO ने कुछ क्लोथ गिफ्ट कर दिए, किसी ने कोई डोनेशन कर दिया, ये सोशल सर्विसेज होती है। फिर आती है पर्सनल सर्विसेज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय द ईच कस्टमर, सच एज टूरिज्म एंड डाइनिंग इन रेस्टोरेंट। मतलब कि जी ऐसी सर्विस होती है जो पर्टिकुलरली एक पर्सन टू पर्सन इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे कि टूरिज्म, आज मैं मान लो कि हमारे यहाँ पे जयपुर में आमेर फोर्ट गया, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग था। अब बाहर से कोई मान लो कि फॉरेनर आ गया तो उसका एक्सपीरियंस अलग रहेगा। मान लो कि मैं ताज होटल गया पहली बार, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग था। पर जैसे ही कोई फॉरेनर आया जो ताज में खाता रहता है तो उसका एक्सपीरियंस अलग होएगा।
तो यही है इसमें पर्सनल सर्विसेज में। और आती है बिजनेस सर्विसेज। सर्विस यूज बाय द बिजनेस टू ऑपरेट स्मूथली इंक्लूडिंग बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये बिजनेस सर्विस जो आपको पहले बता चुका कि मेनली smoothly including banking, finance, communication, warehousing and transportation. Banking involves accepting deposit to be used for the lending or investment from the public which are payable on demand or otherwise and withdrawable by the check draft. So it is basically a service, बैंकिंग जो पैसे देता है, पैसे पब्लिक से लेता भी है, कभी पब्लिक को लोन के पे देता भी है, जो कि कभी भी उसे लिया जा सकता है, कभी भी उसको रिपे किया जा सकता है, और बस चेक की तरह, ड्राफ्ट के द्वारा और अदरवाइज। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सेविंग अकाउंट, it is account meant for the people who wish to save a part of their income to safeguard the future and earn interest on the savings. Both deposit and withdrawals are allowed. तो सेविंग अकाउंट्स का आपने नाम सुना ही होगा। ऐसे अकाउंट्स जो जनता यूज़ करती है खुद का हार्ड अर्न जो मनी होता है उसको सेव करने के लिए। इस पर कोई चार्ज नहीं लगता, बस एक नॉमिनल फीस लगती है आपको अकाउंट बनाने के लिए। करंट अकाउंट ओपन बाय द बिजनेसमैन हु हैव अ नंबर ऑफ रेगुलेशन ट्रांजेक्शन। सब टाइप्स ऑफ, मतलब कि ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो बस बिजनेस मैन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और इन जिसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि एक परचूना वाला, एक सब्जी वाला और अन्य और भी लोग। और इस पर कोई इंटरेस्ट लगता है, इसमें इंटरेस्ट तो नहीं बट हाँ इंटरेस्ट लगता है। FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट विच इज़ नोन एज FD अकाउंट। इट इज़ एन अकाउंट which the amount is deposited within the bank for a fixed period of time. It can be arranged from 15 to 5 years. This account attracts fixed interest on the spect of the time. मतलब कि आपने सुना होगा कि मुझे मेरे भाई के FD करानी है, मुझे मेरे सिस्टर की FD करानी है। FD मतलब होता क्या है? एक मतलब कि मान लो कि आपने 10 लाख रुपए जमा करा दिए, ठीक, और आपने उसको करा कम से कम, आपने उसको 3 साल के लिए कर दिया, ठीक, और उस पर 10% ब्याज लग रहा है। तो इसको काट के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि उस पर पर मंथ कितना ब्याज मिल रहा है। ये FD और कुछ नहीं है, मतलब कि आप मेनली 50,000 जमा कराओगे और आपको 5 साल बाद उसका डबल ट्रिपल मिल जाएगा, जैसे 35,000, 50,000। अब रिकरिंग डिपॉजिट, इट इज़ ओपन बाय दोज हु वांट टू सेव रेगुलरली बाय डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द टाइम एवरी मंथ. The amount deposited in this account will be paid along with their interest at the end of tender by their nature. मतलब कि ये FD की तरह नहीं है। इसमें ऐसे होगा कि मान लो कि आपकी तनख्वाह आती है रोज, मतलब कि रोजाना की 500 रुपये, आप सैलरी बेसिस का मतलब 500 रुपये, 500 रुपये आप लेके कमाते हो, लेकिन आपने एक RD बना रखी है जिसमें पहले से 15,000 रुपये। ठीक है, RD में क्या है ना, इसमें भी इंटरेस्ट सेम ही काम करता है, इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है, बट इसमें आप पैसे डाल सकते हो। जैसे मैंने आज 500 डाल लिए, कल मैंने 700 डाल दिए, तो इसमें आप डाल सकते हो। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसे मत पढ़ना। बैंकिंग सर्विसेज क्या क्या होती है? तो बैंकिंग सर्विस होती है, क्या होता है, बैंकर चॉइस, मतलब कि बैंकर चेक, मतलब एक चेक होता है जो एक बैंक की ड्राफ्ट की तरह करता है, विच इज़ पेएबल विद इन द सिटी। जैसे कि आपको पता ही होगा चेक क्या होता है कि मुझे दूसरे बंदे के खाते में पैसे डालने, तो मैं एक चेक भर के उसको बैंक में डिपॉजिट करके फिर मुझे थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अब RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS होता है और सिस्टम फॉर द ट्रांसफरिंग फंड्स अंडर which transaction money take place from one bank to another on a real time gross basis. तो RTGS और एक साथ ही बताऊंगा इसका मैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT. NEFT is a online system for transferring funds which from one place to another from the net basis. तो मैं आपको एक बार उसे बता देता हूँ।
RTGS और NEFT में क्या फ़र्क रहता है? मिनिमम इसमें आप 2 लाख रुपये डाल सकते हो, तो मैक्सिमम इसमें आप 2 लाख रुपये डाल सकते हो। और ये इसका अंत है। इसको RTGS को ट्रांसफ़र करने में मतलब NTGS NEFT को ट्रांसफ़र करने में मतलब कि आपको 24 आवर्स लग जाते, पर इसको रियल टाइम हो जाता है, हैंड टू हैंड रियल टाइम। इस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, मतलब कि इस पर एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको RTGS फटाफट से कराना है। इसमें कोई भी अमाउंट नहीं लगता, बस यही है इसमें। RTGS हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? मतलब कि इट रेफर्स टू द फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्राफ्ट हिज अकाउंट। ठीक है, जैसे कि मानो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि ओवरड्राफ्ट कि मेरे खाते में है 10,000 रुपये, ठीक, मुझे एक बंदे को करनी है, बी बंदे को, उसको करनी है मुझे 15,000 रुपये, और मुझे अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट ले लूँगा। कितने का? 5,000 एक्स्ट्रा का। जैसे मैं 5,000 एक्स्ट्रा का लूँगा तो वो 5,000 है ना, वो मेरे माइनस में हो जाएंगे, और जो जिसको मेरे को बी को भेजना है उसको मैं 15,000 सेंड कर सकता हूँ। ये और कुछ नहीं है। कैश क्रेडिट क्या आता है? देखो, कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन फॉर अ बोरोइंग्स अगेंस्ट इस करंट एसेट लाइक शेयर स्टॉक्स। मतलब कि कुछ नहीं, उधार होता है कि जैसे कि मैंने 40 लाख का, 40,000 का या फिर 1 लाख का उधार ले लिया किसी से और मुझे उसको रिपे करना है, यही और कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, कल से अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ई बैंक से। बाय गाइस।